मैंने तैयारी सिर्फ 3 या 4 महीने में की थी। इंग्लिश में एक ही बुक का दबदबा है पिछले 5-6 सालों से, जिसका नाम है, टॉपर नहीं बताया था, जिसका सिलेक्शन हुआ था, तो अब मेरा हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसको मैंने कैसे 15-20 बार पढ़ा मैं बताता हूँ। जितना मैंने बताया इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। 3 मेंस देने के बाद मेरे को समझ आ गया कि लिमिटेड बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा तीनों बार में रूटीन यही था। जब आप मैथ्स का मॉक लगाओगे तो आपको ना क्वेश्चंस याद नहीं आएंगे। आप कहोगे कि मैंने ये चैप्टर 5-6 बार लगाया, मेरे को याद नहीं आया। तो उसमें ऐसा करना कि कपूर गुरुकुल के सभी स्टूडेंट्स को मेरा राम राम, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम आदित्य कौशिक और मैं CGDA ऑडिटर एज अ वर्किंग अभी हूँ जबलपुर में। 2018 बैच से सिलेक्टेड हूँ। मैं 2017, 18 और 19 तीनों का मेंस और टियर 3 क्वालिफाइड हूँ। इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ ताकि आपको एक क्रेडिबिलिटी मिले कि आप जिससे सुन रहे हो उसका एक एक्सपीरियंस रहा है इस एग्ज़ाम में और उसका एक क्वालिटी बोलता है। इसीलिए मैं आपको अब से बताऊंगा कि बुक्स आपको कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। रिसोर्सेज के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, GS और आपका रीजनिंग। मैथ्स के लिए जब हम बात करते हैं तो एक बुक का नाम हमेशा याद आता है, जिसको आपको बार बार याद रखना है कि ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल जीरो हैं, आपको कुछ नहीं पता, आप बिल्कुल फ्रेशर्स आए हैं बिल्कुल ग्रेजुएशन के बाद, तो आपको सबसे पहले तो बेसिक्स इंप्रूव करने होंगे, जो कि आप NCERT 9-10 से कर सकते हैं। 9-10 की बुक्स आती हैं, उनसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, आपने मैथ्स की थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन करी है, तो आप किरण लगा सकते हैं। किरण चैप्टर वाइज आती है, हर साल अपडेटेड वर्जन होता है, ग्रीन कलर की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। आप इसको अगर लगाएंगे तो आप इसमें देखेंगे चैप्टर में ना टाइप वाइज दिया हुआ है। टाइप वाइज से फ़ायदा ये होता है कि आपको इसको समझने में और इसका क्वेश्चन लगाने में और सबसे इम्पॉर्टेंट रिवीजन में बहुत हेल्प मिलती है। तो जब आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलती है तो आप समझ लीजिए किताब बहुत अच्छी किताब है और ये कई सालों से चली आ रही है। इसका आज तक का रिकॉर्ड है कि इसने कई सारे सिलेक्शन दिए हैं। प्री तो आप जैसे तैसे निकाल लेंगे, लेकिन मेंस में एक अच्छा स्कोर आना बहुत ज़रूरी है। मैं 3 मेंस दिया हूँ तो मैं जानता हूँ कि मेंस की वैल्यू क्या है। प्री में तो आपका मैनेज हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट, आप 3 सेक्शन का टाइम बचाकर मैथ्स में लगाते हैं तो वो टाइम हो जाता है। मेंस में पूरा मैथ्स है तो मैथ्स का टाइम पूरा उसी में लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। प्री में तो थोड़ा बहुत अब आजकल थोड़ा इजी आ रहा है। 2017 जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो बहुत टफेस्ट सेट SSC के हिस्ट्री का काउंट होता है, उसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थे एडवांस मैथ्स के। एडवांस मैथ इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कब किस टाइम वो टफ क्वेश्चन भेज दें कुछ नहीं पता। तो मेंस में आप देखेंगे 2017 में बहुत डिफिकल्ट सेट से, और आप अभी देखें तो एडवांस मैथ्स का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है मेंस में, लगभग 105-110 नंबर तक का हिसाब बैठता है। और अगर आपका कंसेप्ट खराब है ना तो फिर आपको मेंस में बहुत दिक्कत होगी। प्री में तो चलो आप जैसे तैसे फॉर्मूला रट के शॉर्ट ट्रिक करके कर लेते हो, पर मेंस में थोड़ा डाउटफुल रहता है। इसीलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि कंसेप्ट पे जरूर जाना। एक आपको मॉक टेस्ट बहुत लगाने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट का मैं इसलिए सजेशन दे रहा हूँ क्योंकि जब आप चैप्टर लगाते हैं तो आप उस फ्लो में होते हैं चैप्टर के, आपके माइंड सेट है कि प्रॉफिट लॉस ही चैप्टर चल रहा है, वही क्वेश्चन लगेंगे, वही फॉर्मूले। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस, एक परसेंटेज, एक एडवांस मैथ्स, तो वो तुरंत स्विच करना माइंड को वहाँ से वहाँ बड़ा दिक्कत होता है। इसलिए मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जरूरी होती है ताकि आपको ना मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस को हैंडल करने की आदत हो। और मॉक टेस्ट के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का जरूर करें। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के नाम से आते हैं मॉक टेस्ट, ये इनका पैटर्न बिल्कुल एग्जाम जैसा है, डिट्टो। क्योंकि एग्जाम जैसा आजकल ना सब टफ क्वेश्चन बनाने लगे हैं मॉक टेस्ट के नाम पे, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि एग्जाम पैटर्न पे होना, और इनका एग्जाम पैटर्न पर है। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लें, वो बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है। उसके बाद आप आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में एक ही बुक का दबदबा है पिछले 5-6 सालों से, जिसका नाम है नीतू सिंह वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, और वॉल्यूम 3 भी अभी आई है। तो मैं वॉल्यूम 1 जब एग्ज़ाम के लिए मैं गया था तो वॉल्यूम 1 मैंने कम से कम 20-22 बार पढ़ी थी, और उसका फ़ायदा मेरे को ये हुआ था कि प्री में मेरे को सारे क्वेश्चन आते थे, ठीक है, पर वो एक दो गलत वो SSC खुद ही भेजता है तो उसमें गड़बड़ हो जाती है।
वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 प्री के लिए मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन। मेंस के लिए जाएंगे तो आप एमबी पब्लिकेशन जा सकते हैं, और उसके अलावा फिर आप मॉक टेस्ट तो लगाते ही हैं, फिर आप ईडियम्स के लिए और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए एक दो किताबें और ले सकते हैं। एमबी पब्लिकेशन भी अच्छी किताब है। इंग्लिश में मेन सबसे ज़्यादा डोमिनेंट फैक्टर मुझे लगता है 3 चीज़ों पे होता है, एक रीडिंग पे, एक वोकेबलरी पे, ठीक है, एक ग्रामर पे। ग्रामर आप वॉल्यूम नीतू सिंह की वॉल्यूम 1-2 से कर सकते हैं। वोकेबलरी का आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कहीं से भी आप कर लीजिए। अखबार पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता वो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, आप कहीं से भी सोर्स ले लीजिए, यूट्यूब से, किसी ऐप से। जैसे मैं एक ऐप से करता था, वो कैप 24 से, वो 10 डेली वर्ड देता था, तो मैं डेली उसको नोट करता था, उसके सिनोनिम और वो सब सारे। उससे मेरा ये था, मेरी डायरी प्रिपेयर थी, तो मैंने 50 दिन का पूरा किया था, उससे मेरे को बड़ी हेल्प हुई। एग्ज़ाम में, मेंस में मेरे को लगभग 80 से 90% मेरे को सारे वो कैब आते थे सारे। दूसरा फिर इसका ये होता है कि आप रीडिंग जिसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। अंडर एस्टिमेट क्यों? जैसे आप देखो 2019 का अगर एग्ज़ाम देखो, 2019 का, उसमें कॉम्प्रिहेंशन है बहुत लंबे लंबे, जिसमें स्क्रॉल करना पड़ता है। अब उन्होंने ऐसे जानबूझ के दे दिए हैं कि जिसमें आप स्क्रॉल करो, और वहाँ आपको टाइम कम है, तो आपको ना पढ़ना पड़ेगा बड़े अच्छे से, और जिसकी रीडिंग फास्ट होगी ना, वही उसको कॉम्प्रिहेंड, उसको समझ पाएगा। रीडिंग के लिए मैंने सबसे अच्छा तरीका ये किया था, मोबाइल में एक ऐप ले लिया था, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन दोनों का, और मैं स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ता था। मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, और मैं बॉलीवुड पढ़ता था न्यूज़, क्योंकि मेरे को फिल्मी उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, तो इसीलिए मेरा फेवरेट जोन भी था और मुझे समझ भी आ जाता था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, रीडिंग के लिए आप अपना कोई एक सिलेक्ट कर लें, कोई भी फील्ड, उसमें आप पढ़ें, उससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपको रीडिंग में मज़ा भी आएगा, समझ भी आएगा। इंग्लिश में आप ऐसा कर सकते हैं। और फिर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग एसएससी में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती। वो आप अगर किरण प्रीवियस ईयर ही ले लें, रीजनिंग वाली, उसमें प्रीवियस वाली ले लें, तो उसी में ही आपका पूरा काम हो जाएगा, उसी को बार बार लगाएं, उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। उसके बाद आपका बात करें जीएस का, जीएस बड़ा सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, वो बड़ा वाइड रेंज है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और एसएससी बहुत फैक्चुअल पूछता है, बहुत फैक्चुअल। अगर आप जाना चाहें तो आप लूसेंट से कर सकते हैं। लूसेंट से कभी किसी साल बिल्कुल नहीं आता ढंग से, कभी आता पूरा अच्छे से आता है उसमें से। जैसे एक साल 2017 में बहुत कम था, 18 में बहुत अच्छे से था उसमें, तो उसमें बच्चों का, जो मेरे फ्रेंड्स थे, उनका 45 44 बड़ा अच्छा स्कोर था। और करंट अफेयर आजकल बहुत ज़्यादा आने लगा है, तो करंट अफेयर का वेटेज बढ़ गया है, तो वह भी आप कर सकते हैं। ये था आपका बुक्स के बारे में। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड रखना, जितना मैंने बताया इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। 3 मेंस देने के बाद मेरे को समझ आ गया कि लिमिटेड बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा कूदोगे तो कुछ रिटेन नहीं कर पाओगे, और रिटेन नहीं कर पाओगे तो एग्ज़ाम सारा खराब हो जाएगा। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है लिमिटेड बुक्स, ताकि आप दिमाग में रिटेन कर पाओ। अब बात करते हैं, देखो एसएससी का प्रोसेस बहुत लंबा है, तो पढ़ते पढ़ते आदमी थक भी जाता है। इसमें आपका मतलब फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, क्योंकि 2018 वाला मेरा खुद बहुत रिजल्ट बहुत लेट आया। 2000 अभी ज्वाइन हुआ हूँ, 7-8 महीना हुआ है ज्वाइनिंग को, तो आप समझ सकते हैं कि पीरियड बहुत लंबा है वेटिंग का। हमारा टीयर 3 दिसंबर में हुआ था, ज्वाइनिंग अक्टूबर में आई थी, अगले अक्टूबर में। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन बहुत पीक पे थी, कोविड टाइम में तो बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जब आपको थोड़ा सा डिमोटिवेटेड सा लगे, तो उसका भी ध्यान रखते हुए हमारी टीम ने आपके लिए एक चैनल बनाया है, ग्रेट माइंड फ्यूल। उसका लिंक है आपके टाइटल में, तो आप उसे देख सकते हैं। जब भी आप लो फील करें, तो आपको थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन एजुकेशन की दूसरे तरीके से, ताकि आपको एजुकेशन से जुड़े भी रहें और आप मोटिवेटेड भी रहें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप इसे ट्राई ज़रूर करना, एक बार देख लेना, आपको अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ आपके टाइम टेबल की। टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो, चाणक्य बहुत अच्छी बात कहते थे इस बारे में, कि स्टेप बाय स्टेप की जो ग्रोथ है, उसका इम्पोर्टेंट हर व्यक्ति नहीं जानता, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जब आप जाते हो, तो आप जो पा लेते हो वो एक आम व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके स्टेप बाय स्टेप में एक टाइम टेबल है, एक प्लानिंग है, ठीक। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। हर दिन आप, जैसे नीतू सिंह वॉल्यूम 1 थी, तो उसके 300 पेजेस थे,
उसको मैंने कैसे 15-20 बार पढ़ा मैं बताता हूँ। मैंने हर दिन डिवाइड किया कि मैं उसका 5 पेजेस पढ़ूंगा। ठीक है, मैंने तैयारी सिर्फ 3 या 4 महीने में की थी 2017 में। तो मैंने उसका डिवाइड किया था कि कैसे मैं उसका हर दिन सिर्फ 5 पेज पढ़ूंगा। तो जैसे ही 5 पेज पढ़ा और डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ा, मैं वीकेंड पे सैटरडे संडे पे उसको रिवाइज करता था। इससे मेरा वीकेंड पे रिवीजन होता था, फिर मैं 15 दिन में रिवीजन करता था, फिर मैं मंथली में। तो जब मैं एग्जाम से पहले पहुंचा तो मैं ऑलरेडी उसको 8-9 बार पढ़ चुका था। फिर एग्जाम के टाइम में भी मैंने एक टाइम टेबल बनाया था 20 दिन का, जिसमें मैंने उसको 3 बार और रिवीजन पे रखा था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मैंने एग्जाम से जाने से पहले उसको इतनी बार रिवीजन मोड में डाला। जानबूझकर डाला क्योंकि इंग्लिश में ना वोकैबुलरी बड़ी तंग करती थी याद करने में, वो रिटेन नहीं होती थी। इसीलिए मैं बार बार ये फोकस कर रहा हूँ आपके ऊपर कि रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है। इसे 100% श्योर हो तभी वहाँ पे क्लिक करना, इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। फिर टाइम टेबल मैं बताता हूँ। जैसे आप मैथ्स में अगर वीक हैं तो आप उसको 3 आवर्स रख सकते हैं शुरू में, 3 to 4 आवर्स अगर आप वीक हैं। अगर आप ठीक ठाक हैं, आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट आता है, एक बार पढ़ चुके हैं, तो आप 3 आवर्स रखिए। वीक हैं तो 4 आवर्स एक दिन में सुबह आप कर लीजिए। 3 to 4 आवर्स बड़े आराम से हो जाएगा। उसके बाद 1-2 घंटे का ब्रेक लीजिए, 2-3 घंटे का। फिर उसके बाद आप अपना इंग्लिश चालू कर सकते हैं। इंग्लिश को डेली 2 आवर्स मोर देन इनफ है। आप उसमें डिवाइड कर सकते हैं। 1 आवर में आप जैसे ग्रामर पढ़ेंगे, फिर अगले 1 आवर में हाफ हाफ डिवाइड कर लीजिए, इडियम्स फ्रेजेस या 1 वर्ड ऐसे से करके। मैं ऐसे डिवाइड करता था तो मेरा बड़ा इजीली टास्क पूरा हो जाता था। फिर मैं रीजनिंग के लिए 1 आवर रखता था। रीजनिंग मुझे इतनी ज़रूरत लगी नहीं थी खुद के लिए, क्योंकि वो बहुत सिंपल थी। बस कैलेंडर, क्लॉक, ये सब समझना जरूरी था। तो एक बार समझ लिया तो उसके बाद तो सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस लगाए थे, उसके बाद हो गया था। रीजनिंग में 1 आवर ठीक है। जीएस के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। जैसे अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो 1 आवर बहुत है। लूसेंट से पढ़ रहे हैं तो आपको 1.5 या 2 आवर्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा फैक्चुअल कंटेंट बहुत ज़्यादा है उसमें। उसको रिटेन करना मतलब उसको याद रखना बड़ा मुश्किल है। बार बार लिख कर बोर्ड पर, पेपर पर, या फिर बार बार दोहरा कर अच्छे से करना, उसमें टाइम लगता है। इसीलिए जीएस के लिए आपको फोकस उसमें देना पड़ेगा अच्छे से। तो आप टाइम टेबल इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे 3 आवर्स, 2 आवर्स, 1 आवर, 1 आवर। आपका बड़े आराम से मुझे लगता है कि 7 to 8 आवर्स आराम से हो जाएगा पर डे, और इसमें आपका सिलेक्शन भी अच्छे से हो जाएगा। मैं 3 बार मेंस में जब दिया, मेरा तीनों बार में रूटीन यही था। फर्स्ट वाले में ज़्यादा था क्योंकि टाइम कम था, सेकंड वाले में तो बहुत कम था, लगभग 3 to 4 आवर्स। ठीक, उसके बाद क्योंकि कंसेप्ट याद हो जाता है ऑलमोस्ट, मतलब जिस किताब को आप 25 बार पढ़ लो तो आपको याद ही हो जाती है वो किताब। इसीलिए इसमें बहुत ज़रूरी है आपका रिटेन करना। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, आप रिटेन जरूर करें इसमें। और 2017 से लेकर 19 तक की जर्नी का एक्सपीरियंस मैंने आपको इस वीडियो में पूरा अच्छे से बताया, जानबूझकर बताया, कि ताकि आप समझ पाएँ कि आप क्या गेन कर सकते हैं किसी के एक्सपीरियंस से, किसी की उसे कमियों से। अब कमियों के बारे में आपको बोलना चाहूँगा कि कमियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये रहेगी कि जब आप मैथ्स का मॉक लगाओगे तो आपको ना क्वेश्चंस याद नहीं आएंगे, मतलब सोल्यूशन याद नहीं आएगा। ठीक, आप कहोगे कि मैंने ये चैप्टर 5-6 बार लगाया, मेरे को याद नहीं आया। तो उसमें ऐसा करना कि जब आप चैप्टर लगाओ तो उसमें जो टफ क्वेश्चंस होंगे उन्हें टिक कर लेना, उसको कहीं नोट कर लेना एक जगह टफ क्वेश्चंस को। अगर 40 क्वेश्चन का चैप्टर है तो उसमें 8-10 ही टफ होते हैं, तो वो आप लिख लेना। उसको लिख कर उसको फिर देखना और बार बार उसे याद करके रिटेन करना। ये थोड़ी कड़वी सच्चाई है कि याद करना पड़ता है मैथ्स में, पर क्या करें, जब 30 सेकंड में आपको सवाल करना होगा तो याद किया हुआ ही सॉल्व होगा, वरना वहाँ पे इम्प्रोवाइज या नए तरीके से करने का टाइम नहीं होता। बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन पर आप टाइम लगा पाते हो, जो पहले से आते हैं तभी फायदा होता है। तो इसीलिए ये तरीका कि जिसमें आप टफ क्वेश्चंस अलग से लिख लो, उन्हें बार बार रिवाइज करो, इससे आपको देखना आपको मॉक टेस्ट में एक बड़ा जंप मिलेगा। ये मुझको मिला था मेंस में, तो एक टॉपर ने ही बताया था जिसका सिलेक्शन हुआ था, तो अब मेरा हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए ये बहुत जरूरी है मैथ्स के केस में, मैथ्स के केस में खास तौर से, क्योंकि वहाँ पर ऐसा बहुत स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि जब टेस्ट लगाने जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं होता। तो ये स्ट्रैटेजी आप अपनाना, ये टाइम टेबल आप अपनाना और ये बुक्स अपनाना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी आपका सिलेक्शन में। और अभी एसएससी में जैसे बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उसकी तैयारी में आप लग जाएं
अच्छे से काम करें, अच्छे से मेहनत करें, आपका भी सिलेक्शन होगा। थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।